हाय एवरीवन, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू रूप से आपको मिलता रहा है। और ये भर्व सीरीज का 8वां वीडियो होगा, यानी कि आप इसे 8वां क्लास भी मान सकते हैं, क्योंकि क्लास में भी हम लोग इतना ही पढ़ा पाते हैं जो एक वीडियो सेशन में क्लास दे रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन आपको है रिलेटेड मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग रूल्स भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा और क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो चलिए हेडिंग बना सकते हैं, मॉडल एक्सिलरी ठीक है। मॉडल एक्सिलरी यानी कि मॉडल के जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं एक्सिलरी वर्ब के, उन सभी के कॉन्सेप्ट्स का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कहानी कैन और कुड का। देखिए एग्जाम्पल और उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे हम लोग इसमें। तो आइए क्वेश्चन के साथ आते हैं। जैसे आपने कहा आ बुलॉक, अगर यह बोल ही लिखो, लिफ्ट a heavy load, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में लिखते हैं बी ब्लैंक स्पेस प्ले बैडमिंटन हेयर बट नॉट क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है anyone change his luck। अब देखिए, अगर आपको मैंने कहा था कि जो वर्ब सीरीज का क्लास हम लोगों ने किया था 6, 7, उन सभी में स्पोकन टर्म्स है ना, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तकनीक था वो भी मैंने आपको सिखाया था थोड़ा सा। तो चलिए स्पोकन लैंग्वेज से ही थोड़ा सा क्वेश्चन का हिंदी करते हैं कि एक जो बुल होता है वो कितना भी हैवी लोड को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो हिंदी के अनुसार अगर आप चलेंगे तो क्वेश्चन का हिंदी सेंस ही बता रहा है कि क्या होगा, कैन होगा। दूसरा में कहा था बी प्ले बैडमिंटन हेयर बट नॉट क्रिकेट। हम यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं लेकिन बैडमिंटन खेल सकते हैं। हिंदी ने फिर से आपका आंसर करा दिया है कैन। अगला क्वेश्चन है कि अपनी किस्मत को बदल सकता है कोई भी इंसान, यानी क्या है फिर से क्वेश्चन आपके पास में हिंदी के अनुसार कैन। अब देखिए हिंदी के अनुसार भी आप इसे डायरेक्ट जब बना ही रहे हैं तो कोई रूल की आवश्यकता आपको नहीं है, फिर भी आपको लगता है नहीं कि कुछ रूल्स होने चाहिए थे। तो चलिए रूल्स में आइए। और सबसे पहला आपने चीज सीखा कि एक बुलॉक की बात हो रही थी, तो उसके हम लोग क्या चीज की बात कर रहे थे, फिजिकल कैपेसिटी। कि अगर हम फिजिकल कैपेसिटी की बात करते हैं तो वैसे केस में हम कैन का ही यूज कर रहे हैं। चलिए दूसरा आपने देखा क्या, इस क्वेश्चन में हो रहा था कि एक ग्राउंड है छोटा सा, जिसमें क्रिकेट जैसा बड़ा खेल नहीं खेला जा सकता है लेकिन बैडमिंटन जैसा इंडोर गेम खेला जा सकता है। तो इसमें हम लोगों ने बात क्या की, एरिया कैपेसिटी की। तो एरिया का कैपेसिटी बताने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कैन का। तीसरा एग्जाम्पल आपने देखा एनीवन कैन चेंज हिज लक। अपनी किस्मत को कोई भी इंसान बदल सकता है। इसमें क्या चीज़ की चर्चा हो रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें फिजिकल एफर्ट लगाने की बात हो रही है, पता नहीं। लेकिन एक बात है, अगर कोई अपने मन से सोच ले तभी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मेंटल एबिलिटी है इसमें। अगर इंसान में मानसिक योग्यता है कुछ करने का, तभी वो कोई काम कर सकता है।
चलिए कुछ इतने एग्जाम्पल थे जो शायद कैन से रिलेटेड थे। अब थोड़ा सा आपको नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं। देखिए अगर आप बच्चे थे तो आपको दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने कुछ तो कहानियां सुनाई होंगी, ठीक है ना। अब उन्हीं कहानियों में से एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, चलिए तो माय ग्रैंडफादर told me that, ठीक है, he can climb any tree। चलिए बस इतने रखते हैं। अब आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन का हिंदी क्या है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि वो किसी भी पेड़ पर चढ़ने की क्षमता थी उनके अंदर। इसका मतलब क्या है ना कि दादाजी ने जो स्टोरी मुझे बताया था, ये मैं आज डिस्कशन कर जरूर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो स्टोरी बताया था अपने बचपन का बताया होगा ना। इसका मतलब हम लोग को चर्चा करना है कब का, पास्ट का। तो पास्ट में हम लोग कैन का यूज नहीं करते, किसका यूज करना चाहिए हमको, कुड का। इसलिए यहाँ पे कैन वर्ड को डिलीट कीजिए और इसके जगह पे आंसर कीजिए कुड। अब देखिए दूसरा तरीका आपके पास और क्या था। अगर सेंटेंस में दो क्लाउज होते हैं, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, और यही अगर आपके पास में पास्ट है, तो फिर ये जो सेंटेंस 2 आपका होगा ये होना चाहिए था क्या, पास्ट में। खत्म हो गया। आप इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं कि कैन की जगह क्या होना चाहिए था, कुड होना चाहिए था। अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो क्या सीखे, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। और ये कोई रूल नहीं है बल्कि ये फैक्ट बात है, ठीक है ना। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है भाई, कुड होता है। ओके चलिए अब कुछ और एग्जांपल दिखाएंगे। तो दादाजी की कहानी थी तब हो गई। जैसा कि देखिए अगर आप 8, 9, 10 के स्टूडेंट हैं, 12th तक का स्टूडेंट हैं, तब तो आपको काफ़ी अभी आराम है स्टूडेंट। लेकिन जब 12th कर जाते हैं, आप ग्रेजुएशन करना शुरू करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फिर सोचने लगते हैं कि अब अपने पैरों पे खड़ा हुआ जाए। ठीक है, समझदार हैं तो समझ रहे हैं, नौकरी करने की बात हो रही है या कुछ भी करने की बात हो रही है। अब आपको पता चलता है कि आप ही का कोई दोस्त, आप ही का कोई रिलेटिव किसी जॉब को रिजाइन करके चला है। चलिए चल आई है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाते हैं। अगर मेरे को कोई ऑप्शन देता है कैन और दूसरा ऑप्शन देता है कुड, मेरा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस और लिखते हैं, जब तक आप सोच सकते हैं तो सोचिए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था 6। ब्लैंक स्पेस है, यू प्लीज, कॉमा है, रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की लगाई। या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, रिपीट द क्वेश्चन सर, क्वेश्चन के बाद कॉमा देकर के। अब देखिए क्वेश्चन का हिंदी क्या है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का हिंदी है तो हिंदी हो रहा है ना कि वह जॉब को रिजाइन कैसे कर सकती है, मतलब कैपेसिटी का हिंदी ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इसका भी हिंदी वही है और इसका भी यही होगा। कृपया क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, कृपया सर क्या आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे। यानी दोनों में हम लोगों को एक ही हिंदी था, इसलिए मैंने कहा दो तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो हो क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात कर रहे हैं सी के दोस्त की तरह, अगर मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो इस सेंटेंस को बोलते समय मुझे बहुत ही फील हुआ अंदर से, क्या चीज़, सरप्राइज, कि आखिर कोई इतना मुश्किल से मिलने वाला जॉब कैसे रिजाइन कर सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी, जिस संस्था का अगर बॉस मैं हूँ, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा कि कैसे कोई मुझे बिना इन्फॉर्मेशन दिए डायरेक्ट रिजाइन करके चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन के अंदर सेंस ऑफ सरप्राइज
या तो सेंस ऑफ एंगर की बात करनी हो तो किसका यूज करना है, कुड का। इसलिए क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे कुड। अब देखो इसी को आप दूसरी भाषा में क्या कर सकते हो ना कि ये सेंटेंस जब मैंने बोला कि वो रिजाइन कैसे कर सकती है तो मेरे आंखें थोड़ी सी अपने आप में फटी की फटी रह गई, मुझे अंदर से गुस्सा आ गया जो नॉर्मली नहीं आता है। यानी हो क्या रहा है, इम्फैटिक, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं, इम्फैटिक टोन। अगर हम बोलचाल का टोन जो साउंड है, लहजा है, उसे जोरदार बोलना चाहते हैं तो जोरदार बोलने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कुड का। अब यहाँ से आइए, कर था कि कृपया क्या क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे सर, तो हम किसी से क्या करें, पोलाइट वे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन तो है लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, रिक्वेस्ट बताने वाला सेंटेंस। तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी तब भी हम कुड का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट रहने पर, पोलाइट रिक्वेस्ट रहने पर कुड लगता है। चलिए तो ये है कैन कुड का कुछ कॉमन सा क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उसमें कोई एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस सही है। चलिए पहले इंस्ट्रक्शन देता हूँ, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ब्रैकेट में एस लगा लेते हैं, एक से ज़्यादा सेंटेंस भी सही हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ए नंबर देते हैं। चलिए अपने बारे में हम बात करें, यानी सभी के बारे में। यू कैन एबल टू चेंज योर लक। दूसरा सेंटेंस आपके पास में, यू आर एबल टू चेंज योर लक। मैंने कहा था 3 सेंटेंस, तो एक सेंटेंस और लिख देता हूं आपके लिए मैं। यू कैन चेंज योर लक। चलिए अब आंसर आपको करना है कि आंसर में क्या लिखने वाले हैं, कितने सेंटेंसेस सही है। देखिए स्पोकन लैंग्वेज के हिसाब से चलिए तो क्या है, अपनी किस्मत बदलने, समझिए, अपनी किस्मत बदलने की योग्यता आपके पास हो सकती है। बड़ा अजीब लग रहा है, होना चाहिए था कि आप अपनी किस्मत बदलने लायक हैं, या तो आप अपना किस्मत बदल सकते हैं। यानी कि जब हम कैन और एबल दोनों को बोलते हैं ना तो हिंदी थोड़ा सा अजीब सा लग जाता है। इसका मतलब निष्कर्ष जो हम लोग निकाल पा रहे हैं, उसका निष्कर्ष ये निकल पा रहा है कि कैन के साथ एबल टू भी वन लिखना गलत है। एबल टू भी वन लिखना क्या हो गया, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत है स्टूडेंट। तो आप उसकी जगह क्या लिखें, कैन भी वन, या तो कोई दूसरा एक्जुलियरी उसके साथ एबल टू भी वन। ठीक है ना। और मैं कहूँगा ना कि ये कोई अलग चीज़ नहीं याद करके क्या याद कर जाओ, एबल के साथ हमेशा लगा ही रहेगा सेंटेंस में क्या, टू। तो प्रेशर आपके दिमाग पे नहीं रहेगा। तो आप इसे 2 तरीके से सही सही लिख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है, सी भी सही है। तो इस तरह से आपने कैन और कुड का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मॉडल देखने के लिए कुछ और।
तो चलिए अब आपका हेडिंग आज का हो जाएगा मे और माइट। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मे का हिंदी संभावना बताने के सेंस में यूज हम लोग करते थे ना, कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पिछली रात बारिश हुई होगी, ऐसे कुछ सेंटेंसेस बताने के लिए हम लोग मे का यूज या माइट का यूज करते थे। तो चलिए पहले हमेशा की तरह सेंटेंस ही करते हैं, फिर रूल्स वगैरह लिखते चलेंगे साथ में। तो आइए इसका पहला सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं, जो हम लोग अपने क्लास के समय में काफ़ी यूज किया करते थे, ठीक है ना, मे आई कम इन सर। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से ही आउट है स्टूडेंट, क्या चीज़ होगा यहाँ पे, मे होगा, स्पोकन लैंग्वेज से ही। अब देखिए टीचर का रिप्लाई गुस्से में रहते थे तो होता था नो, यू ब्लैंक स्पेस नॉट, है ना, नहीं तुम्हें आने की इजाज़त आज नहीं है, जिस वजह से लेट हुए उस वजह से जाओ वापस। अगर टीचर का मूड थोड़ा अच्छा है तो वैसे में होता था यस यू में कम इन, ठीक है ना, लिख देते हैं कम इन तो लिख दीजिए, नहीं लिखेगा तो भी सही है। अब देखो हम लोगों ने जो सीखा यहाँ से क्या सीखा, अगर रूल्स की बात करते हैं तो आपने कहा ना कि अगर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पोलाइट ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं, तब किसी को ऑर्डर देना हो या फिर ऑर्डर मांगना हो, दोनों सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक पोलाइट रिक्वेस्ट होता था जहाँ कोड लगा रहे थे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और एक हो रहा था आपके पास यहाँ पे पोलाइट ऑर्डर या कमांड। पहले कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ, चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा सेंटेंस आपके पास इस तरह से है, he blank space pass the exam, he blank space pass the exam। एक इडियम्स होता है बहुत ही खूबसूरत, अगर आप जानकारी के लिए जानना चाहें तो मैं लिख दूं, विथ फ्लाइंग और कलर मैच लगा सकते हैं, ठीक है ना, कि वह जो एग्जामिनेशन को तो पास करेगा ही, बाकी फ्लाइंग मार्क से या तो कलर से पास करेगा। इसका मतलब देखो क्या होता है, विथ फ्लाइंग कलर्स, ये अगर इडियम्स है आपके पास, ठीक है, तो इसका आंसर इस सब्स्टिट्यूशन में आप दो तीन तरह से दे सकते हैं। एक तो आपने सुना होगा कि मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जब कभी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं और उसके बाद एग्जाम देकर के आते हैं, रिजल्ट कार्ड आपके पास घर पे आता है या स्कूल में जहाँ भी आता है, तो अगर आपके पास अच्छे खासे मार्क्स हैं, जैसे मान लेते हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं 85, तो यहाँ पे आपको देखते होंगे डी लग जाता है, ठीक है ना, सीबीएसई का स्टूडेंट है 90+ है, यहाँ डी लग जाता है। तो ये इंडिकेशन होता है क्या चीज़ का, डिस्टिंक्शन का, कि आपके नंबर नहीं हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। चलिए तो अब समझ में आ रहा होगा कि विथ फ्लाइंग कलर का हिंदी होता है अच्छे नंबरों से, विथ डिस्टिंक्शन होगा, या तो होगा क्या, विथ अ हाई मार्क्स, ये हटा दीजिए, विथ हाई मार्क्स, ठीक है, हम अच्छे नंबरों से। तो देखिए क्या ना कि करा ना कि आप एग्जामिनेशन को अच्छे नंबरों से पास करेंगे, ऐसा संभावना है, क्योंकि ऐसा हम लोग सोचते थे जिस पेपर में बहुत अच्छा नंबर आने का, कई कभी उसमें पेपर में ही अच्छा नंबर नहीं आता था। तो दूसरा चीज़ हम लोग सीख पाए क्या कि संभावना अगर हम बता रहे हैं स्टूडेंट, तो वैसे कैसे मे का यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक और इसी से रिलेटेड, ईट ब्लैंक स्पेस रेन कैट्स एंड डॉग्स टुनाइट। टुनाइट को आप सेंटेंस का स्टार्ट में भी रख सकते हैं। अब देखिए कहेगा फिर से आपने एक यहाँ पे इडियम्स डाल दिया है जी, अच्छी बात है ना कि आप कुछ सीखते जा सकते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ, हिंदी करो पहले, आज की रात बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी,
शायद ऐसी बारिश जो कि काफी देर तक रुकेगी ही नहीं। कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। मूसलाधार क्या हो जाता है? रेन हैवली, ठीक है ना। या हो जाएगा विथ हैवी ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपके पास इसका फिर से मैंने दो सब्स्टिट्यूशन बता दिया। हिंदी होगा मूसलाधार बारिश। तो आपके पास फिर से एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आज की रात बहुत ही तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसा कई बार भविष्यवाणी होने के बावजूद भी बारिश नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा कि एस्ट्रॉयड गिरने वाला है ना, टाइम खत्म हो गया लेकिन नहीं गिरा। तो चलिए, यही था प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। और हद है कि लोग स्टेटस में लगा देते हैं खबर पक्की है, लगता है वीरप्पन आने वाला था जैसे खबर पक्की है। चलिए, ये था मे का दो आपके पास कॉम्बिनेशन रूल। अब आइए तीसरा सेंटेंस, चौथा होगा लेकिन रूल कॉन्सेप्ट होगा तीसरा। देखिएगा, एकदम यूनिवर्सल सेंटेंस है। बी इट सो दैट बी, चलिए बी लगा लेते हैं, अलाइव लिख देते हैं। अलाइव एडजेक्टिव टर्म है जिसका मतलब होता है जीवित रहना। चलिए सिखा दें फिर से, तो देखिए अलाइव बड़ा एडजेक्टिव है ना। ऐसे पढ़ते हैं शुद्ध तो एडजेक्टिव पढ़ते हैं, डी को साइलेंट करना होता है। लेकिन क्या पता सुनने वाले जो स्टूडेंट ज़्यादा होशियार हैं तो एडजेक्टिव का मतलब है JECTI भी लिख दे। थोड़ा कंट्रोल कीजिए। अलाइव का सिनोनिमस अगर पूछ दिया आपसे तब देखो, सजीव का मतलब होता है ना जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर एनर्जी है। तो अलाइव का मतलब ही हो जाता है आपके पास में क्या? चीयरफुल, इनर्जेटिक, इंथुजियास्टिक, ये सब। अब एंटो पूछेगा तो हमको पता है कि जो जिंदा ही नहीं है, मृत यानी डेड। अब इसी को नहीं कर सकते हैं, जो इंसान एक्टिव नहीं होता है उसको भी हम लोग मान लेते हैं इनएक्टिव के सेंस में डेड। केमिस्ट्री पढ़े हैं, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस, तो आप इनर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सारों में एजाइल भी ऐड कर सकते हैं, एजाइल मतलब भी एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको खुद ही लगेगा कि नहीं, साइनो एंटोनिमस तो हमें सिखाने वाला कोई टीचर चाहिए ही नहीं। बस हमें क्या होगा, शब्द याद आए उसके रिलेशन में एंटोनिमस लिखते जाए। इनएक्टिव से एक्टिव निकलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन का हिंदी था कि हम लोग खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। ये भी एक संभावना ही तो है ना। जरूरी नहीं है कि खाने वाले लोगों का देहांत ना होता है, सबका होता है। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसे रहने दीजिएगा तो रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यू वॉच माई YouTube channel, so that you blank space learn something special। चलिए, क्वेश्चन का हिंदी आप समझ रहे हैं कि आप मेरा YouTube चैनल देखते हैं ताकि आपको कुछ स्पेशल है जो कि सीखने का मौका मिले। जैसे हम कोशिश यही करते हैं कि रूल्स कम से कम बताएं आपको, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो क्या हो रहा था, संभावना है, जरूरी नहीं है कि हमने जो रूल बताया हुआ स्पेशल रूल हो सकता है कहीं पे आपने वो रूल पढ़ने से ही पढ़ा हो, कहीं किसी दूसरे टीचर ने आपको ऑलरेडी पहले से ही आपके सर ने पढ़ा रखा हो। इसका मतलब फिर से क्या है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ही है। तो फिर से क्या हो गया। अब देखिए क्या होता है ना कि कुछ बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं। होनहार का मतलब क्या होता है, वो टीचर की बातों को सीखते हैं और टीचर के बातों में से और किसी को सिखाने का कुछ गेन कर लेते हैं। तो इसमें भी यही चीज़ हो रहा होगा।
कुछ स्टूडेंट माइंड कर रहा होगा क्या सो दैट की वजह से यहाँ भी क्या था, मे था, और यहाँ भी सो दैट की वजह से क्या था, मे था। इसका मतलब मुझे एक निष्कर्ष निकल जो रहा है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। क्या नोट कर लिया, सो दैट सब्जेक्ट और उसके बाद क्या रखेंगे, मे, और मे नहीं रहेगा तो फिर जान ही रहे किसका सहारा ले सकते हैं, पास्ट में माइट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भी आप सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ कि सो दैट देखो मॉडल में क्या लगा दो, मे लगा दो। अब देखो आगे का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मे से हट करके माइट का होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो मे और मे का ही कहानी सिर्फ देखा है, माइट के कॉन्सेप्ट तो अभी तक सीखे नहीं है। तो चलिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, माइट का कुछ आपके पास एग्जाम्पल लिख के लाते हैं। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था तो 6 होगा। देखिए कभी कभी दो सेंटेंस क्लाउज में मिलते हैं, द ग्रास इज वेट, ईट ब्लैंक स्पेस, रेन यस्टरडेज नाइट लिख सकते हैं, या फर्स्ट नाइट या लास्ट नाइट लिख सकते हैं। चलिए लास्ट काफी फेमस है तो लास्ट नाइट। फिर मैं कहूँगा एकदम होनहार स्टूडेंट बनने का कोशिश आप करते हैं अगर आप, तो आप समझेंगे कि टीचर ने सिखाया था, याद करो टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट, और इधर मैंने बोला था आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो बातें होती हैं वो हो जाती है क्या चीज़, पास्ट, और बाका जो बाकी बच गया तो समझ ही रहे कि ये फ्यूचर होगा ना, बताना है उसको, हमको नहीं पढ़ना चाहिए था। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे आप लास्ट नाइट पढ़ते हो आपका हाथ इधर जाता है, यानी कि हमको पास्ट में क्या चाहिए था, में नहीं चाहिए था, खत्म। तो यहाँ पे अगर मैं दे भी देता एग्जामिनेशन में तो आप कहते हैं कि गलत बात है, क्या होगा, माइट होगा, किसकी वजह से, लास्ट नाइट की वजह से। चलिए तो समझ में जो आया वो क्या समझ में आया कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, मे का पास्ट क्या होता है भाई, माइट। अब देखो आपको नरेशन कॉन्सेप्ट के लिए एक थोड़ा सा पॉइंट और बता देता हूँ, बहुत ही फायदेमंद है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा अगर तक उसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माई मदर सेड के बाद कॉमा देके इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं मे यू लीव लॉन्ग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। शायद आप लोगों को बताया गया होगा जब आप 8th क्लास में एंट्री लेते हैं, ऐसे तब से ही लोग पढ़ाना शुरू कर दिए नरेशन वॉइस। जैसे जैसे आगे हम लोग टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं उसी तरह से सीखने और सिखाने का स्पीड भी बढ़ता जा रहा है। तब 6th क्लास से ही नरेशन वॉइस शुरू हो जाता है अलग बात, जैसे 8th क्लास में मैंडेटरी है। आप देखो इसको सब जानते होंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है ना। अब इसी डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को हम लोग लिखते हैं फिर से। तो चलो इसको 7 का ए कर दिए, अब यहाँ 7 का बी। मेरी मम्मी ने मुझे कहा नहीं, मेरी मम्मी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो हम सेड को हटा के क्या कर दिए, ब्लेस्ड। किसको आशीर्वाद दिया, मुझको, तुम्हें अपने मन से दे रही। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हिंदी करेंगे की का मतलब दैट। अब यहाँ का सब्जेक्ट था यू नहीं, मेरी मम्मी मुझे बोल रही है ना, तो आई होगा, आई। अब यहाँ पे मे का क्या होना चाहिए था, ब्लेस्ड V2 है ना, तो पास्ट होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, माइट। लीव V1, लॉन्ग एडजेक्टिव लास्ट में फुल स्टॉप के साथ सेंटेंस फिनिश्ड हो। और इसी सेंटेंस को हम लोग बोलते थे कौन सा स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट नरेशन। अब क्या सीखे, अगर सेंटेंस किसी भी प्रकार का आशीर्वादवाचक, ठीक है, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहेंगे पहले तो, ओके। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, मे का यूज, ठीक है। रखें कि जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात होती है तो मे रखना है। ये तो वही बात होगी कि जब उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो पास्ट होने के कारण माइट में बदल जाएगा, सिंपल है।
तो ये था मे और माइट का कॉन्सेप्ट आपके पास में मॉडल का। चलिए अब आपकी सुविधा के अनुसार हम लेके चलते हैं सेल और बिल के पास। ये मत बोलिएगा कि सेल बिल का उल्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना। अभी हम लोग पहले सेल बिल पढ़ लेते हैं, क्योंकि पेयर में पढ़ रहे थे तो दो कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे ना, दो से ज़्यादा नहीं। तो सेल बिल देखो, कुछ स्टूडेंट को शिकायत होता है कि बेसिक चीज़ें हम लोगों को नहीं पढ़ाई जाती हैं। भाई देखो, ये बेसिक चीज़ में पर्सन आपको 3 क्लास में ही पढ़ना है स्टूडेंट। अब 3rd क्लास में आपने नहीं पढ़ी इंग्लिश, 4th क्लास में भी नहीं पढ़ी, 5th में भी नहीं पढ़ी, 6th में भी नहीं पढ़ी, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को वहाँ पर टीचर ने पढ़ाया होगा कि पर्सन का मतलब कितने पर्सन, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो FIRST लिखाएगा, SECUNT लिखाएगा, तो आप लिखना जानते हैं। अब देखो, फर्स्ट पर्सन में आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि सिंगुलर में I, प्लूरल में V। सेकेंड पर्सन में आपके सर पढ़ाते हैं कि एक ही मात्रा कौन, U। थर्ड पर्सन में आपके सर पढ़ाते हैं कि बाकी जो बच गया पुरुष के लिए ही, महिलाओं के लिए सी, ठीक है। अगर हम किसी भी सजीव के लिए बोलना चाहते हैं सिंगुलर में तो ही और सी ना, लेकिन निर्जीव के लिए बोलेंगे तो इट हो जाएगा। अब इन सब का प्लूरल अगर बोलना चाहेंगे तो दे हो जाएगा। अब किसी बच्चे ने मजाक कर दिया कि ठीक है, आप तो इतनी बता रहे थे, बीच में मुझसे किसी ने पूछ दिया कि 1 का क्या होगा। तो देखो, 1 हम लोग पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं और किसी थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 का भी यूज हो सकता है 3rd पर्सन के तौर पे। अब देखो करना क्या है, सेल बिल से इसका क्या रिलेशन है। तो हम लोगों को बताया जाता है कि सेल का यूज आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार I और B भी अपने साथ बिल लेके आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि बिल का ही प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल बुक्स में क्या देगा, सेल। तो हम लोग अभी तक क्या सीखेंगे, सेल, बाकी सब के साथ में बिल हो गया। बाकी मॉडल पढ़ रहे हैं तो पता ही है V1 लेगा, इसको पढ़ाने की जरूरत तो है नहीं। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका सेल बिल का जनरल कॉन्सेप्ट, कि अगर पर्सन के अकॉर्डिंग छांटना है तो सेल लगता है IV के साथ में, बाकी सभी को हम लोग बिल के सहारे छोड़ते हैं। अब देखो, अगर आपने स्टडी कर लिया तो आपको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ ऐड क्वेश्चन टैग। यानी क्वेश्चन टैग जो सेल बिल का अगर आप बनाने लगोगे तो कल के डेट में आपसे बनना चाहिए। तो पहले शॉर्टकट सीखोगे तो सीखो, बिल का क्वेश्चन टैग जो होता है वो बॉन्ड होता है स्टूडेंट, शॉर्ट में। और अगर सेल का लिखना है तो सेल का हो जाता है क्वेश्चन टैग शांत, SHAN, T। अब ये नहीं सोचना है कि इसका डबल L कहाँ चला गया, जो होता है सो होता है, ठीक है ना। या तो फिर आप अलग अलग लिखिए, बिल नोट, सेल नोट। तो क्वेश्चन टैग कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको यूज करना है तो यहाँ याद करेंगे कि बॉन्ड होता है या तो शांत होता है। चलिए, तो सेल बिल का ये था पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास में। क्वेश्चन टैग के लिए शॉर्टकट कैसे लिखेंगे ये भी सीख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, क्वेश्चन देखिए सिखाते हैं। प्लीज हेल्प मी। मान लेते हैं कि कोई इंसान आपसे किसी सिचुएशन में ये सेंटेंस बोला, अब वो थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरी मदद नहीं करिएगा। मतलब आवाज़ में प्लीज वर्ड का सेंस है, बोल नहीं रहा है। तो सिर्फ क्या हो जाता है सेंटेंस में, प्लीज नहीं रहता तो हेल्प मी। मतलब आवाज़ में ही प्लीज का सेंस भी तो हो सकता है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास में क्या, हेल्प मी। और उसके बाद क्वेश्चन टैग पूछ रहा है। चलिए, ऑप्शन आपके पास अगर दिया उसने, तो ऑप्शन मैंने सिखा दिया था आपको, बॉन्ड लिखेंगे या तो सेल लिखेंगे ना। तो सेल नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, शांत लिखते हैं। अब कहोगे कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो चाहिए था ये, सॉरी, मतलब
मतलब ये है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि बॉन्ड लगेगा कि सांठ लगेगा, तो आपने कहा कि बॉन्ड और सांठ तो ठीक है, ये इसमें से हम क्या लगाएंगे, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो ये देखिए सेल्विल का रूल नहीं है, ये आपको कॉन्स्टेंट टेक का रूल है। तो हम लोगों ने सीखा था सिंटैक्स के क्लास में, ठीक है। अब जो सिंटैक्स का क्लास नहीं किए थे उनको पीछे जाके शायद देखना चाहिए। तो देखो मैंने सिखाया था, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो पढ़ने से आदेश देने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, ठीक है, एडवाइस देने वाला लगता है, उन सभी सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। और इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग दो तरह से बनता है कि तीन तरह से, पता होगा। देख लो, क्वेश्चन टैग सबसे पहले क्या चीज़ से बनाने हैं, कौन यूज, ठीक है ना। लगभग जो आपके पास एग्जामिनेशन के 80% क्वेश्चन होते हैं ये यही सब सोल्व होते हैं। कैसे और क्यों जरा समझते हैं। प्लीज बट यहाँ से हटा दो, कुछ लाना है इसलिए हटा देते हैं। अब हिंदी क्या ना, मेरी मदद करो, किसे बोल रहा है कि आप मेरी मदद करो। या तो ठीक है किसी को आप बोलने का आदत नहीं है भाई, तुम बोलने का आदत है कि तुम मेरी मदद करो, यानी वो किससे कह रहा है, यू से ना। तो इसीलिए क्वेश्चन टैग बनाते समय किसका यूज करेंगे हम, चलो ठीक है। फिर किसी ने कह दिया कि आप किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, सैलरी का। ये होता है 80% में, जो बचा उसमें ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अस। यानी क्वेश्चन के अंदर में ही अगर अस लगा हुआ है तब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, सैलरी के पास, सांठ के पास नहीं, सैलरी के पास। चलिए तो इसका आंसर तो आपके पास हो गया, वांट यू। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी सेकेंड होगा। लेट अस सेलिब्रेट, बस इतना ही। अभी मैंने आपको सिखाया था कि हम लोगों के पास इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग शैल बी कब होगा, जब ऑब्जेक्ट में अस रहेगा। लेटस है यानी कि ऑप्शन नंबर सी से काम नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मांगेगा, तो क्या होगा, शैल बी। हो गया, नहीं हुआ, क्या करना है, शैल बी। भावनाओं में नहीं बह जाना है कि यू होता है, इसलिए अब आंसर आपके पास हो जाएगा शैल। अब देखो किसी ने आपसे मजाक कर, ठीक है, अब इसका बना के दिखा, डोंट गो देयर। ऑप्शन आपके पास चला ही आ रहा है, चलिए और चाहिए तो और कर देते हैं। चलिए फिर से आप मजाक करिए अपने आप के साथ में, क्या हिंदी है, डोंट गो देयर किसको बोला जा रहा है स्टूडेंट, तुम वहां नहीं जाओगे। लगता है आप अभी गए नहीं हैं, आप जाने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि आप जाने वाले हैं का मतलब शैल बी का हिंदी ही ना, लेकिन ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है ना, इसलिए हमारा जो नॉट वाला ऑप्शन है ये तो कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि तीनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब ये तो हम तब करते थे शैल बी जब क्वेश्चन में अस रहता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा, तो ये भी गया। यू करेंगे लेकिन यू के साथ शैल नहीं लगता था, क्या लगता था, विल, इसलिए ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि यहाँ भी शैल लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया, विल। क्या सीखे, इंपरेटिव का क्वेश्चन टैग तीन तरीके से बनेगा आपके पास में, वांट यू, शैल बी, विल यू। विल यू कब रहेगा, जब सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तब, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट की।
चलिए हो गया है सेल्विल का ये जनरल क्वेश्चन आपके पास में, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू help someone, he will help। अगर आपने कंटिन्यू मेरे क्लासेस कैरी किए हैं तो शायद ये सेंटेंस के लिए मेरी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि आपको बढ़िया से बताया गया था कि कंडीशन रिजल्ट जब हम लोग क्वेश्चन कैरी करते हैं तो दोनों सेंटेंस में हमें सिर्फ कंडीशन पार्ट में, ठीक है, सिर्फ कंडीशन पार्ट में क्या करना होता है, शैल विल नहीं रखना होता है। रिजल्ट पार्ट में तो रख ही सकते हैं। तो देखो तो यहाँ से इफ का पार्ट कंडीशन था तो यहाँ पे शैल विल रखा नहीं, तो यहाँ तो सही था। रिजल्ट पार्ट में रखना ही चाहिए था, इसलिए यहाँ भी रखा, यानी सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो गया पूरी तरह से सही। कॉन्सेप्ट क्या सीखे थे, कंडीशन रिजल्ट। कंडीशन रिजल्ट रहने पर शैल विल कहाँ लगाएंगे आप स्टूडेंट, रिजल्ट पार्ट में, रिजल्ट पार्ट में, ठीक है ना, रिजल्ट पार्ट में रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ये हम लोगों ने कंडीशनल का जो बेसिक क्लास किया था सबसे ज़्यादा उसमें हम लोगों ने इस पॉइंट को मतलब एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिस किया था। तो चलिए ठीक ठाक प्रैक्टिस अगर है तो बता दीजिए सेंटेंस। इफ सी विल रीच हियर, रीच के जगह अराइव लिखो, अच्छा रहेगा। अराइव हियर ऑन टाइम, ही विल बी, मान लीजिए सेव्ड है कि अगर वो है जो कि समय पे आ गई होती तो उसे बचा लिया गया होता। क्या सीखे थे हम, कंडीशन रिजल्ट है, जी हाँ, है ना। इफ से सेंटेंस स्टार्ट है, फिर एक और सेंटेंस दिख रहा है, तो कंडीशन और रिजल्ट दो क्लाउज है। शैल विल कहाँ लगाते थे, रिजल्ट पार्ट में। तो रिजल्ट पार्ट कौन होगा, ये तो कंडीशन हो गया इफ के कारण, तो रिजल्ट पार्ट तो ये था, तो ये तो सही था, तो यानी कंडीशन पार्ट में बोला गया था लगाना नहीं है, तो हटाइए। और अगर सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा तो भाव भी सिमिलर होने के लिए क्या ले लेता है, एस, राइट्स करिए। तो ये है आपका शैल विल का एक और कॉन्सेप्ट जो कंडीशनल रिजल्ट में आपने खूब देखा है। चलिए शैल विल का एक एग्जांपल और बढ़ाते हैं। कभी कभी आप लोग बार्निंग सेंटेंस सुने होंगे ना, वही है हरी अप। हरी अप का हिंदी होता है जल्दी करो, स्पोकन लैंग्वेज है। एल्स योर बस ब्लैंक स्पेस, ऑप्शन सबके पास दो हैं, ज़्यादा नहीं। विल नॉट मिस, और दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट आपके पास में विल मिस। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इडियम्स होता है, अगर आप समझ जाओ तो बहुत फायदे में रहोगे, इसलिए मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बाद में फोकस करेंगे, पहले अब ये इडियम्स आ गया या तो वो करते हैं। मिस द बस, कई बार है ना, मिस द बस की जगह मिस द ट्रेन दे देगा, मिस द सीट दे देगा, सब का एक ही बात है, क्योंकि तीनों में तो सवारी ही करनी है ना। अलग बात है कि कोई सड़क पे चलता है तो कोई पटरी पे तो कोई पानी में। अब तो कोई इडियम्स है, इसका मतलब क्या होता है नहीं समझे, अरे सिंपल है, हम अगर लेट होंगे तो बस निकल जाएगी, यानी कि हो सकता है टूर बस थी तो टूर बस निकल गई, तब तो मौका ही छूट गया टूर पे जाने का। ट्रेन छूट गई तो सोचिए कितना मुश्किल, और ये छूट गया तो और मुश्किल। आप पानी को तैर के थोड़े ना पार करिएगा। तो क्या सेंस निकला, मौका हाथ से निकलना। तो क्या हो जाएगा आंसर, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मौका हाथ से निकलना, मौका खो दे। चलिए, तो जो जो चीजें याद आती जाती है उनको कैरी करते चलते हम लोग। अब देखो यहाँ से क्या था, जल्दी करो नहीं तो बस निकल जाएगी। क्या हिंदी हो रहा है, नहीं तो बस निकल जाएगी।
निकल जाएगी।